हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शुक्ला इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पिछले वीडियो में भी जैसा मैंने बताया था कि एक तरफ भारत में आज़ादी का जश्न चल रहा था और दूसरी तरफ भारत में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। अगर आज़ादी के समय की बात करें तो भारत 3 प्रशासनिक इकाई में विभक्त था। 3 प्रशासनिक इकाइयों में भारत बटा था आज़ादी के समय। ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासतें थी और औपनिवेशिक क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार का जहां शासन होता था उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहते थे और इनकी संख्या 11 थी। और देसी रियासत राजाओं का शासन होता था, किंतु बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। यानी शासन तो वहाँ जो राजा रजवाड़े थे वो करते थे, लेकिन अगर वास्तविक शासन की बात करें तो वास्तविक बागडोर जो थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। और औपनिवेशिक क्षेत्र, जो क्षेत्र फ्रांसीसी और पुर्तगाली आधिपत्य में थे, वो औपनिवेशिक क्षेत्र। तो इन 3 प्रशासनिक इकाइयों में भारत विभक्त था आज़ादी के समय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान का। भारत की बात करें अगर तो इसमें 549 देसी रियासतें मिल गई और 3 देसी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने मिलने से इनकार कर दिया था। और देसी रियासतों के लिए शर्तें रखी गई थी आज़ादी के समय कि या तो वो भारत के साथ विलय कर लें या फिर पाकिस्तान के साथ विलय कर लें या फिर स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसके लिए एक रियासती विभाग की स्थापना भी की गई थी। स्थापना हुई थी जून 1947 में, जिसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। तो रियासती विभाग के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण किया था। इसी वजह से इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और माउंटबेटन ने भी व्यक्तिगत रूप से देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए सहयोग किया था। देसी रियासतों के विलय के लिए 2 प्रकार के पत्रों का उपयोग किया गया था। एक था विलय पत्र, दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और देसी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो वो था गाजर या लाठी का सिद्धांत, या इसे ही पुरस्कार व छड़ी का सिद्धांत कहते हैं। इसे अपनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के विलय के लिए। अब जो 3 रियासत थी ना, देसी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो भारत में विलय नहीं की थी, इनके बारे में बात करते हैं। जूनागढ़ ये वर्तमान में गुजरात में है और यहाँ का तत्कालीन शासक मोहम्मद महावत खां था, जो कि एक मुस्लिम शासक था, जबकि यहाँ की 80% जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी और 20% जनसंख्या मुस्लिम थी। महावत खां जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। जो यहाँ का शासक था मोहम्मद महावत खां, ये जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता था, जबकि जनता भारत के साथ विलय करना चाहती थी। यह सब देखते हुए सरदार पटेल ने अपनी सेना जूनागढ़ के लिए भेजी। सेना के सीमा तक पहुंचने की खबर पाते ही महावत खां पाकिस्तान भाग गया। बाद में जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का फरवरी 1948 में भारत में विलय कर लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूनागढ़ का भारत में विलय किस आधार पर हुआ था? तो जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था, याद रखिए ये चीज़। और कब हुआ था? फरवरी 1948 में। इसके बाद फिर हैदराबाद, इसका तत्कालीन शासक निज़ाम था। निज़ाम हैदराबाद का विलय पाकिस्तान के साथ करना चाहता था और यह जानकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पुलिस कार्यवाही की जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो 4 दिन तक चला, जिसके बाद निज़ाम पाकिस्तान भाग गया और उस्मान अली खान जो कि गवर्नर था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरीके से 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। तो हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया? तो ऑपरेशन का नाम याद रखें, ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया गया था। इसके बाद फिर है कश्मीर। यहाँ के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह थे। यह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। आज़ादी के बाद 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की सूचना मिलते ही हरि सिंह ने अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को भारत भेजा सहायता मांगने के लिए। सरदार पटेल जी ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय की शर्त पर कि आप जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करेंगे, इसी शर्त पर कश्मीर की सहायता करने के लिए सेना भेजी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंच गई, लेकिन 1 जनवरी 1948 को यह मामला यूएनओ पहुंच गया और 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर LOC घोषित कर दिया गया। दोनों सेनाएं, जो सेना जहां थी वहीं रोक दी गई और
हरि सिंह ने महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे पूछा जाता है तो 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और यूएनओ ने 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर घोषित कर दिया था। इस तरह से ये 3 देशी रियासत जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, इनको भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर फरवरी 1948 में, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत सितंबर 1948 में मिलाया गया और कश्मीर को अक्टूबर 1947 में। और इसके उपरांत भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी में। भारतीय राज्यों के प्रशासनिक विभाजन के उपरांत भी यह देखा गया कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है और इस कारण से लोगों में जन आक्रोश देखने को मिला। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत मद्रास से हुई। मद्रास एक प्रेसिडेंसी था, काफ़ी बड़ा प्रांत था। इसमें 2 भाषाई लोग रहते थे, तमिल भाषा बोलने वाले और तेलुगु भाषा बोलने वाले। इन तेलुगु भाषी लोगों ने अलग आंध्र प्रदेश की मांग की तेलुगु भाषा के आधार पर और यह मांग बढ़ती गई, किंतु भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को भारत सरकार द्वारा हमेशा नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि भारत सरकार को यह पता था कि यदि किसी एक राज्य का भी गठन भाषाई आधार पर कर दिया गया तो फिर भारत में भाषाई आधार पर कई राज्यों के गठन की मांग उठने लगेगी और इसी वजह से भारत सरकार इसे नज़रअंदाज करती रही। किंतु दक्षिण भारत का यह आंदोलन व्यापक रूप धारण करता रहा। तब सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, एसके धर समिति। यह 4 सदस्यीय समिति थी। प्रांतीय भाषा आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्रांतीय भाषा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं। और एसके धर इस आयोग के अध्यक्ष थे। और एसके धर थे कौन? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इनको रिपोर्ट देनी थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं। अंततः 10 दिसंबर 1948 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने एक और कदम उठाया और एक और समिति का गठन किया, जिसका नाम था जेवीपी समिति। इस समिति का गठन एसके धर आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार के लिए किया गया। जेवीपी समिति का गठन क्यों हुआ? तो जो एसके धर समिति थी ना, उस आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और ये 3 सदस्यीय समिति थी, जिसमें कौन कौन थे? तो जे से जवाहरलाल नेहरू थे, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं के नाम पर पड़ा इस समिति का नाम जेवीपी समिति। इस समिति की रिपोर्ट आती है 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी वही कहा जो एसके धर समिति ने कहा था। इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत दक्षिण भारत का आंदोलन और उग्र हो गया और व्यापक हो गया। तभी एक घटना घटती है 15 दिसंबर 1952 को। एक घटना घटती है, एक व्यक्ति जिनका नाम था पोटी श्री रामुल्लू। ये दक्षिण भारत के आंदोलन को लीड कर रहे थे और ये सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। और आमरण अनशन के 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। ऐसी कंडीशन में आंदोलन हिंसक हो गया और इतना हिंसक हुआ कि उसको दबाने के लिए तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार को आनन फानन में उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा, जिससे कि उस हिंसात्मक घटना को रोका जा सके। फिर 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश के गठन के बाद और भी राज्य मांग करेंगे, ऐसा सरकार को अंदाजा था और ऐसा हुआ भी। आंध्र प्रदेश बनने के बाद अन्य क्षेत्रों से भी भाषाई आधार पर नए राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी, जिसके बाद भारत सरकार ने एक और समिति का गठन किया, फजल अली आयोग। यह 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्यों में थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। इस 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और 2 अन्य सदस्य के नाम याद रखें, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट पर इन्होंने
सिफारिश क्या की, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इन्होंने स्वीकार किया। जिसमें इन्होंने सिफारिश की थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए। तो ये पूछा जाता है कि जो फजल अली आयोग था उसने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी, तो इन्होंने 16 + 3 यानी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी। ये चीज़ याद रखें। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 3 समितियां बनी, धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग। धर आयोग, इसे प्रांतीय भाषा आयोग भी कहते हैं, और ये 4 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष थी SK धर और रिपोर्ट इन्होंने दी थी दिसंबर 1948 में। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, इन्होंने सिफारिश की। जेवीपी समिति, ये भी 3 सदस्यीय आयोग था और इसने रिपोर्ट दी थी 1 अप्रैल 1949 को, और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया था। फजल अली आयोग, ये भी 3 सदस्यीय आयोग था, गठन हुआ था 1953 में, रिपोर्ट इन्होंने दी थी 1955 में, और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इन्होंने स्वीकार किया था। अंततः फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। प्रारंभ में राज्यों का विभाजन 4 श्रेणियों में था, जैसा मैंने बताया था कि श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C और श्रेणी D। इसी के अंतर्गत राज्यों का विभाजन किया गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी इन्हें समाप्त कर दिया गया और 2 भागों में विभाजित किया गया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो उस समय कितने राज्यों का गठन हुआ था और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया था। जबकि फजल अली आयोग की बात करें कि फजल अली आयोग ने कितने राज्यों की सिफारिश की थी, तो फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश की थी। लेकिन गठन कितने का हुआ, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन हुआ। 14 राज्य कौन से थे? आंध्र प्रदेश, बिहार प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी, उड़ीसा प्रांत, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, असम और संयुक्त प्रांत। ये 14 राज्य थे। और 6 संघ राज्य क्षेत्र कौन से थे, तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। इन 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इनमें से अगर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें, जो कि वर्तमान में राज्यों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उस समय ये संघ शासित प्रदेश थे। अब प्रश्न ये है कि 14 राज्य थे और वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 14 राज्य से 28 राज्य कैसे हुए और 6 संघ शासित प्रदेश से 8 कैसे हुए? तो इसमें अधिकांश परिवर्तन तो राज्यों को काटकर किया गया है। राज्यों को काटकर नए राज्य बनाए गए। जैसे 15वां राज्य कौन सा बना? पहला परिवर्तन 1960 में हुआ। बम्बई प्रांत या बम्बई प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ भाषाई आधार पर। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र का गठन हुआ और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात का गठन हुआ। बम्बई एक बड़ा प्रांत था, यहाँ 2 भाषा भाषी लोग रहते थे। तो 1960 में 1 मई 1960 में 2 राज्यों का गठन हुआ भाषाई आधार पर। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र का गठन और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात का गठन। इस तरीके से 15वां राज्य बना। इसके बाद 1961 में चलते हैं। भारत से ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त हो गई, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में विदेशी हुकूमत बनी रही और वो है पुर्तगाली और फ्रांसीसी। पुर्तगालियों ने गोवा और दमन द्वीप अपने आधिपत्य में रखा, अर्थात ये क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र नहीं थे। तब सरकार ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा और दमन द्वीप को आज़ाद कराया, मुक्त कराया और गोवा और दमन द्वीप को संघ शासित प्रदेश बना दिया। और ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो 1961 में चलाया गया था, यानी 1961 की घटना है ये। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 12वें संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत गोवा और दमन द्वीप को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। और 1961 में ही 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दादर नगर हवेली को भी संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद फिर 16वां राज्य कौन सा बना? 15वां राज्य तो हमने देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं। फिर 16वां कौन सा बनता है? 16वां बनेगा नागालैंड। असम के कुछ क्षेत्र और तानसेन क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन हुआ। तो 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ और नागालैंड का गठन 13वें संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत हुआ। इसके बाद फिर पांडिचेरी। जैसा कि हमने देखा गोवा और दमन द्वीप जो कि पुर्तगाली आधिपत्य क्षेत्र में था,
उसी तरीके से फ्रांसीसी प्रभाव में भी कुछ क्षेत्र थे। और फ्रांसीसी प्रभाव में कौन से क्षेत्र थे? तो वह थे पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल। ये वह क्षेत्र हैं जो फ्रांसीसी प्रभाव में थे। तो 1954 में सरकार द्वारा संधि समझौते के द्वारा इन क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया और इन सबको मिलाकर जो क्षेत्र बना वो है पांडिचेरी, जिसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसे संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 1963 में 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पांडिचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद फिर है 17वां राज्य। 17वां राज्य कौन सा बना? तो अब चलते हैं 1966 में। पंजाब, यहाँ भी दो भाषी लोग रहते थे, पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले। तो पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा बना। तो अब 17 राज्य हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा। हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब। इसके बाद फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ 1966 में ही चंडीगढ़ का गठन हुआ। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ? तो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद फिर बात करें 18वां राज्य कौन सा बना? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, जो पहले संघ शासित प्रदेश था, हमने बात की थी ना शुरुआत में, जो 6 संघ शासित प्रदेश थे उनमें हिमाचल प्रदेश भी था ना। तो हिमाचल प्रदेश जो संघ शासित प्रदेश था उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 25 जनवरी 1971 को। और ये भारत का 18वां राज्य बना। इसके बाद फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1971 में 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगले राज्य के निर्माण को पढ़ने से पहले जो पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ था वो कैसे हुआ था इसे देखते हैं। पंजाब प्रांत में सिखों ने पृथक गृह राज्य की मांग की। अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसके कारण सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। तो पंजाब के लिए कौन से, पंजाब प्रांत के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग नाम है, जिसका 1966 में इसने सिफारिश की कि पंजाब प्रांत का कैसे विभाजन हो। तो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो पंजाब प्रांत का कैसे हुआ विभाजन? हरियाणा, हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा का गठन हुआ, पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब का, और पहाड़ी क्षेत्र जो था वो हिमाचल प्रदेश में, और चंडीगढ़ जो बचा हुआ क्षेत्र था उसमें चंडीगढ़ बनाया गया। और पंजाब का पुनर्गठन 1966 में 18वें संविधान संशोधन से हुआ। इसके बाद फिर जो अगला राज्य है, अब चलते हैं 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ और इसका एक कोड है याद करने का, त्रिमेम। त्रि से है त्रिपुरा, मे से मेघालय और मा से मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर 3 राज्यों का गठन 1972 में हुआ। इनमें मेघालय जो कि 1969 में असम का उपराज्य था, 1969 में मेघालय को असम का उपराज्य बनाया गया था, किंतु 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। और त्रिपुरा और मणिपुर पहले संघ शासित प्रदेश थे, किंतु इन्हें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। शुरुआत में जो हमने देखा था 6 संघ शासित प्रदेश, उनमें त्रिपुरा और मणिपुर भी थे। तो त्रिपुरा और मणिपुर जो संघ शासित प्रदेश थे, किंतु इन्हें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब? तो 1972 में इन्हें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस तरह से 3 राज्यों का गठन हुआ 1972 में, जिसका कोड भी है एक त्रिमेम। त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मा से मणिपुर। तो 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य का गठन हुआ। इसके बाद फिर है भारत का 22वां राज्य सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सिक्किम पहले सह राज्य बनाया गया था, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा पूछा जाए कब दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और सिक्किम पहले 21 राज्य हो चुके थे और सिक्किम के भारत में मिलने के बाद 22 राज्य हो गए। इस तरह से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम का प्रवेश बाहर से हुआ है, भारतीय राज्यों को काटकर नहीं हुआ है। सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था और यह शाही राज्य था। यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था।
तो भारत की आज़ादी के बाद सिक्किम भारत में शामिल राज्य नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम ने चीन की कुदृष्टि से स्वयं को बचाने के लिए निश्चय किया भारत में शामिल होने का। और इसके लिए 2 संविधान संशोधन हुए, 35वां और 36वां। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, किंतु सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनना चाहता था, तो उसके लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद अब सीधा चलते हैं 1987। 1987 के अंतर्गत 3 राज्यों का गठन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। ये 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य बनाया गया, नए राज्यों का निर्माण हुआ। लेकिन गोवा जो 1961 में मुक्त करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, पीछे मैंने बात की थी ना, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पर अधिकार किया गया और उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया, तो उसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ से 2 चीज़ें याद रखें, अगर गोवा आज़ाद कराने की बात पूछी जाए तो 1961 में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत, और इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया 1961 में ही। लेकिन जब पूर्ण राज्य की बात करेगा तो पूर्ण राज्य इसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। और जो दमन दीव था, इसी के साथ दमन दीव भी संघ शासित प्रदेश बना था ना, तो दमन दीव को संघ शासित प्रदेश ही रहने दिया गया, लेकिन गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। और इस तरीके से मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना और गोवा 25वां राज्य बना। तो इनका क्रम भी याद रखें, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत का 25वां राज्य कौन बना, तो गोवा बना था, या भारत का 22वां राज्य कौन बना, सिक्किम बना था। इसके बाद फिर अब हम लोग सीधा चलते हैं 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन एक साथ हुआ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश को काट करके हुआ, झारखंड का निर्माण बिहार से हुआ और छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश को काट करके हुआ। जिनमें से कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। इनका क्रम भी याद रखें, 1 नवंबर को कब हुआ, क्योंकि इनकी डेट भी पूछ ली जाती है, सिर्फ ईयर ही नहीं, इनका डेट भी पूछ लिया जाता है। तो इसका एक कोड है CUJ। C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर को बना था, U से हो जाएगा उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर को बना था और J से हो जाएगा झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बना था। तो इस तरीके से पहले कितने राज्य हो चुके थे, 25 राज्य हो चुके थे। 26वां राज्य कौन बना, 26वां बना छत्तीसगढ़ और 27वां बना उत्तराखंड, 28वां राज्य बना झारखंड। तो अब 28 राज्य हो चुके हैं। इस तरीके से 28 राज्यों का गठन हो चुका है, लेकिन कहानी अभी और है। अब चलते हैं सीधा 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बना। तो अब 29 राज्य हो चुके हैं, 28 + 1 29 हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में तो 28 राज्य हैं ना। तो ये कैसे हुआ, तो 2014 तक राज्य अगर पूछा जाए कितने थे तो 29 राज्य थे, और संघ शासित प्रदेश पूछा जाए तो 7 थे, और 7 से संघ शासित प्रदेश 8 कैसे हुए और 29 राज्यों से 28 राज्य कैसे हुए, इसे समझते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। पारित तो ये अगस्त में ही हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 31 अक्टूबर को ये लागू किया गया। अब जम्मू कश्मीर जो राज्य की श्रेणी में था, इसे राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब केंद्र शासित प्रदेश 9 हो चुके हैं, अभी तक 7 थे ना, तो 2 और बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9 और राज्यों की श्रेणी से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, तो अब राज्य हो गए 28। तो राज्य तो 28 हो गए, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश 9 कैसे हो गए, क्योंकि वर्तमान में तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो 2019 के अंत तक हमारे देश में 28 राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 में एक और परिवर्तन हुआ। दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और यह अधिनियम पारित 2019 में ही हुआ था, लेकिन लागू 2020 में किया गया। अधिनियम पारित पूछा जाए तो 2019 में ही हो गया था,
अगर लागू करने की बात आएगी तो 26 जनवरी 2020 को लागू किया गया और दादर नगर हवेली और दमन दीव जो पहले अलग अलग थे उन्हें मिलाकर के एक कर दिया गया, एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो 9 थे वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो आपको पता चल गया होगा कि 14 राज्य से 28 राज्य कैसे हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेश से 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए। और इन 8 में से 3 ऐसे हैं जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जिनके पास अपनी विधानसभा होती है वह अपने लिए कानून का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, अपनी विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री होता है और वो अपने लिए कानून का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन जहाँ पर विधानसभा नहीं होती है, 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर कानून कौन बनाएगा? वहाँ कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। जहाँ विधानसभा नहीं है केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ पर कानून संसद बनाएगी और जहाँ विधानसभा है वो अपने लिए स्वयं कानून बनाएंगे। और वर्तमान में 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर उनकी विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन 3 केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्यों के नाम में जो परिवर्तन हुए वो कब हुए। पहला है पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब, इसका पंजाब नाम कब पड़ा? तो 1950 में पड़ा। इसके बाद फिर है संयुक्त प्रांत, जिसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पड़ा और इसी वजह से 24 जनवरी 1950 को जो इसका नाम परिवर्तित हुआ तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और मद्रास का नाम कब परिवर्तित हुआ? तो 1968-69 में मद्रास का नाम परिवर्तित हुआ और तमिलनाडु हुआ। फिर है मैसूर। मैसूर का नाम कर्नाटक कब हुआ? तो 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, इसका नाम लक्षद्वीप कब किया गया? तो 1973 में इसका नाम परिवर्तित करके लक्षद्वीप किया गया। इसके बाद है उत्तरांचल। जब 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया, उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बनाया गया, तो उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तरांचल था। 13 पहाड़ी जिलों को काट करके, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तरांचल का निर्माण किया गया। लेकिन इसका नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो 2006 ईस्वी में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। और फिर है पांडिचेरी। 2006 में ही पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, तो इसका नाम परिवर्तित कब हुआ? तो 2006 में हुआ। 2006 में 2 परिवर्तन हुए, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड और पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हुआ। इसके बाद फिर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य कब बना? तो ये 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके उड़ीसा किया गया 2011 ईस्वी में। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।